आज का मेरा टॉपिक है एपिलेप्सी यानी आज हम बात करेंगे मिर्गी की बीमारी के बारे में। एपिलेप्सी एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या सीएनएस का इलेक्ट्रिकल रिदम, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ना ब्रेन की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसकी वजह से क्या क्या अलामात, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है, उसको शदीद किस्म की बेचैनी होती है जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। स्टेयरिंग, वो एक किसी पॉइंट को घूरना शुरू कर देगा, देखने लग जाएगा। और वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, उसके अलावा मसल की कॉन्ट्रैक्शन के खिंचाव और जर्किंग स्टार्ट हो जाती है। बॉडी पार्ट्स से लगातार झटके की तरह मूवमेंट आती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर ब्रेन की एनाटमी को हम थोड़ा सा रिकॉल करें, नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने ब्रेन की एनाटमी देखी थी, यानी कि उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रेन के अंदर लोब्स होती हैं। ठीक है, फ्रंट साइड पे फ्रंटल लोब है, देन उसके साथ टेम्पोरल लोब है, और पीछे फिर ऑक्सीपिटल लोब है, और साइड में टेम्पोरल लोब है। अब हर लोब के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन, अगर कोई लोब इफेक्टेड है तो उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या पेशेंट में चीज़ें ख़राब होंगी। ठीक है, अब सीजर्स की जब हम बात करते हैं ना, एपिलिप्सी के अंदर सीजर्स होते हैं। सीजर्स जनरलाइज्ड होते हैं, या यानी कि पूरे के पूरे ब्रेन के एरियाज को इन्वॉल्व करें, या फिर लोकल होंगे या फोकल सीजर्स होंगे जो इसमें कोई एक लोब, जैसे कि अगर फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व है तब क्या होगा, टेम्पोरल, ये चीज़ हम देखेंगे। अगर तो फ्रंटल लोब से सीजर स्टार्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से मोटर कंट्रोल लॉस हो जाएगा, यानी कि जब पेशेंट की मूवमेंट है वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आएंगे, और उसकी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन के अंदर चेंजेस आएंगे। अगर अब मसला आ रहा है पैराइटल लोब के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को ऐसे फील होगा जैसे उसकी बॉडी सुन हो रही है, नमनेस फील होगी, टिंगलिंग, जैसे चुंटियाँ जिस्म पे रेंग रही हैं, या फिर उसको ऐसे लगेगा जलने वाली जैसे सेंसेशन होती है, जैसे कोई चीज़ जल जाती है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी उसको सेंसेशंस आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीपिटल लोब की, जो बैक साइड प्रेजेंट है, स्कल की या खोपड़ी जिसे हम कह लें, पीछे हेड के पीछे अगर आप हाथ लगा के देखें इसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली ऑक्सीपिटल लोब प्रेजेंट है। इसके अंदर अगर मसला होगा तो पेशेंट को जो है मल्टी कलर की, मुख्तलिफ किस्म के रंगों की शेप्स नज़र आएंगी। ठीक है, और जैसे कि सर्कल्स कुछ लोगों को नज़र आते हैं, कुछ लोगों को फ्लैशेस नज़र आते हैं डिफरेंट लाइट्स के, डिफरेंट कलर्स की लाइट्स के, और कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि कुछ देर के लिए उनका टेम्प्रेरी विज़न लॉस हो जाता है, उनकी नज़र चली जाती है। ठीक है, वो बाद में रिकवर हो जाती है, वापस आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब के अंदर जब सीजर्स होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको एक ऑड स्मेल, अजीब सा टेस्ट, और कानों में आवाज़ें आती हैं, ऐसे क्रिंगिंग इन ईयर्स हो रही होती है। और इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाएगा, बहुत ज़्यादा पैनिक होगा, और उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट के अंदर भी डिस्टर्बेंस फील होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एपिलेप्टिक सीजर्स की। अब सीजर्स को हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसकी मेन मेन कैटेगरीज देख लेते हैं। कोशिश करूँगी मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सीजर्स की टू टाइप्स हैं, जनरलाइज सीजर्स और फोकल सीजर। फोकल सीजर्स को पार्शियल सीजर्स भी कहा जाता है। फोकल की आगे से टाइप है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करें जनरलाइज सीजर्स की, तो इसके अंदर टॉनिक, क्लोनिक या ग्रैंड माल सीजर्स आ जाते हैं, ए टॉनिक, मायोक्लोनिक, क्लोनिक, टॉनिक एंड एब्सेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी, यानी कि एपिलेप्सी के अंदर, मिर्गी के अंदर क्या क्या अलामात देखने को मिलती हैं। स्टेयरिंग, जो हमने पीछे बात की थी कि पेशेंट किसी एक पॉइंट को घूरना शुरू कर देता है, लगातार देखेगा। एनजाइटी, शदीद किस्म की से बेचैनी होने लग जाएगी, कमज़ोरी होगी, मसल्स का खिंचाव होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, जर्किंग होगी, सर का दर्द होगा, और बेहोश हो सकता है पेशेंट। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की, यानी कि एपिलेप्सी को, मिर्गी को डायग्नोस कैसे किया जाए, तशखीस इसकी कैसे की जाती है। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, देन हमारे पास ब्लड टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, ईसीजी परफॉर्म की जाती है, ईईजी परफॉर्म की जाती है, एमईजी परफॉर्म की जा सकती है, और इमेजिंग टेस्ट जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ईईजी वाला जो प्रोसीजर है, बाकी टर्म से तो तकरीबन सभी लोग वाकिफ़ होंगे। इसका जो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये पेशेंट है, इसके हेड पे पूरे आप देख सकते हैं किस तरह से वायर्स अटैच हैं। ठीक है, और एमईजी वाला जो प्रोसीजर है वो इस तरह से इस मशीन के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है। पिक्चर्स मैंने ऐड किए हैं ताकि थोड़ा सा सबको आइडिया हो जाए। अब सीज़र जो है वो दो मेन वेज में हो गए थे, हम लोगों ने देखा कि जनरलाइज सीज़र है या फिर फोकल सीज़र है। अब इसको हम लोग डेली लाइफ की एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हर एक को आसानी से समझ आ जाए कि है क्या।
अब ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और मिलकर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाते हैं। अब इस नेटवर्क को अगर हम देखें तो ये रोड्स और ट्रैफिक लाइट के नेटवर्क से मिलता जुलता है। यहाँ पे आपको येलो में रोड्स नज़र आ रही हैं और ये बीच में ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है। अब हम ट्रैफिक लाइट्स को एज एन एग्जांपल ले रहे हैं और रोड्स को। अब ये जो नेटवर्क्स हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो ट्रैफिक लाइट्स एंड रोड्स की बात की थी, जो वो डिफरेंट टाउन्स को, उनके नेटवर्क डिफरेंट टाउन्स को जोड़ रहे होते हैं, इसी तरह ब्रेन में वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को न्यूरॉन्स के नेटवर्क जोड़ रहे होते हैं। अब सीजर्स में क्या होता है, ठीक है। सीजर में ये होता है कि न्यूरॉन्स जो है उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, वो मेल फंक्शनिंग स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एब नॉर्मल हो जाते हैं, उनकी फायरिंग अनकंट्रोलेबल हो रहे होते हैं। अब इसको अगर हम ट्रैफिक लाइट वाली एग्जांपल से समझें तो ट्रैफिक लाइट की अगर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, ठीक है, क्या होगा, ट्रैफिक का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, सब कुछ आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है, सेम अगर आप ब्रेन में सोचें कि न्यूरॉन्स का नेटवर्क ख़राब हो गया, उसके अंदर कोई मसला आ रहा है, इलेक्ट्रिकल रिदम डिस्टर्ब है, तो सारे मैसेजेस आगे पीछे हो जाएंगे, जिसकी वजह से सीजर्स आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स इन्वॉल्व हैं, उतना ज़्यादा इंटेंस वाइड स्प्रेड सीजर होगा और उतने ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट आएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं जनरलाइज एंड फोकस सीजर्स को। जनरलाइज सीजर्स में, जनरलाइज से नाम से ही पता चल रहा है कि तमाम जो ब्रेन का पार्ट है वो तमाम पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, और इसमें पेशेंट जो है क्योंकि तमाम पार्ट्स इन्वॉल्व हैं तो वो अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है। अब जो कि फोकल सीजर्स हैं, इनके अंदर कुछ एरियाज जो है वो ब्रेन के इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे लोब्स की बात की थी, उस तरह कोई एक लोब इन्वॉल्व हो जाएगी। इसमें पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि बेहोश हो, वो बेहोश हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि वो फुली अवेयर हो, ठीक है, उसे हर चीज़ का पता हो, यानी अपने होशो हवास में हो। अब हम लोग एपिलेप्सी के, मिर्गी के ट्रिगर्स और उसकी कॉजेज़ देखेंगे, यानी कि किस वजह से एपिलेप्सी का अटैक होगा और उसकी वजूहात क्या है एपिलेप्सी की। ट्रिगर्स की बात करें तो फ्लैशिंग लाइट्स की वजह से, लाउड साउंड, बहुत ज़्यादा नॉइसी प्लेस हो उसकी वजह से अटैक हो सकता है। देन स्ट्रेस की वजह से, नींद पूरी ना हुई हुई हो, लैक ऑफ स्लीप की वजह से, कोई बीमारी हो, इलनेस, उसकी वजह से हो सकता है, और ओवर हीटिंग की वजह से। अब हम इसकी वजूहात की बात करें, आगे हम लोग दोनों चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे जस्ट एक जनरल सा ओवरव्यू है। ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हो जाए उसकी वजह से होती है एपिलेप्सी, और ब्रेन का कोई ट्यूमर हो, बर्थ डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, बाय बर्थ कोई चीज़ प्रेजेंट हो, और उसके अलावा अगर बर्थ के दौरान, यानी कि डिलीवरी के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन से हम हाइपोक्सिया कहते हैं, उसकी वजह से बेबी में लेटर ऑन एपिलेप्सी डेवलप हो सकती है, स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, और ब्रेन इन्फेक्शंस के केस में। अब हम इसके ट्रिगर्स को मज़ीद देखें तो दवाइयाँ अगर पेशेंट्स की चेंज होना, मेडिकेशन में चेंज आने से भी एपिलेप्सी होती है। सिगरेट, अल्कोहल आ जाएगा इसके अंदर, ब्राइट लाइट, जैसे हमने फ्लैश लाइट्स की बात की थी, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। मज़ीद ट्रिगर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे नई चीज़ ये है कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक दिन का टाइम होता है, जब वो टाइम होता है, जैसे कुछ लोगों को शाम, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसके अंदर शाम 5 बजे डेली इसको सीजर का अटैक आता है फॉर एग्जांपल, तो वो डेली जब वो टाइम गुजरेगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर वो अपनी मेडिकेशन मिस कर दें, खाना लेना भूल जाएं, तो उसकी वजह से सीजर हो सकते हैं, अटैक आ सकता है, और ब्लड शुगर कम होने की वजह से भी हो सकता है। बाकी सारी वही चीज़ें हैं। अब एपिलेप्सी की जो कॉजेज़ हैं उनको एज के हिसाब से देखेंगे कि अगर न्यूली बॉर्न बेबी है, छोटा सा बच्चा है, तो न्यू बॉर्न है, उसके अंदर किस वजह से हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जो हम लोगों ने देखा था कि बर्थ के दौरान, डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान हो सकता है, सिम हाइपोक्सिया कहते हैं। ग्लूकोज, कैल्शियम या मैग्नीशियम लो हो जाए, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, और जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, यानी कि जेनेटिकली फैमिली में ये डिजीज़ रन कर सकती है। अब ये जो है ना जेनेटिक वाला जो प्रॉब्लम है, वो न्यू बॉर्न के अंदर भी हो सकता है, चाइल्ड के अंदर भी, अडल्ट और सीनियर तमाम एज ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। उसके बाद मिटरनल ड्रग यूज़, यानी कि माँ जो है, ठीक है, बिफोर बर्थ, जो इंट्रायूट्राइन पीरियड था, इंट्रायूट्राइन लाइफ थी, उसके दौरान बच्चे की जो माँ है, फीटस की जो मदर है, वो अगर कोई ड्रग यूज़ कर रही है तो उसके
असर ऑब्वियसली फीटस पे होगा और बर्थ के बाद हो सकता है कि उसके अंदर एपिलेप्सी डेवलप हो जाए इस तरह से। उसके अलावा मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस की वजह से हो सकता है। चाइल्ड थोड़े से जो बड़े बच्चे हो जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो फीवर की वजह से, इन्फेक्शन है, कोई ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, ट्रॉमा है, कोई इंजरी हो गई है, और कॉन्जेनिटल डिजीज़ यानी कि बाय बर्थ कोई मसला प्रेजेंट है, कोई डिजीज़ प्रेजेंट है, ब्रेन की डिजीज़ है, उसकी वजह से हो सकता है। एडल्ट के अंदर ट्यूमर, ट्रॉमा, डिजीज़ की वजह से ब्रेन के अंदर, और स्ट्रोक की वजह से हो सकता है ड्रग्स और अल्कोहल का एब्यूज़, यानी कि कोई बंदा ड्रग यूज़ कर रहा है, या विड्रॉल ये मतलब वो यूज़ कर रहा था उसने एकदम छोड़ दी है, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। उसके बाद अगर सीनियर एल्डर पॉपुलेशन में थोड़े ओल्ड एज लोगों की बात करें तो उनमें स्ट्रोक की वजह से डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, कोई ट्रॉमा है, कोई इंजरी हो गई उसकी वजह से, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की वजह से, और सर्टेन ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके यूज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है, और इन्फेक्शन की वजह से। अब हम लोगों ने कॉजेज़ को अगर मज़ीद देखें तो 7 पॉसिबल कॉजेज़ हैं एपिलेप्सी की, 7 वजूहात एपिलेप्सी की हैं। सबसे पहले जीन्स हैं, जेनेटिकली ये फैमिलीज़ में रन करती है बीमारी, ठीक है। प्री नेटल इंजरी, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था कि अगर मदर जो है वो ड्रग्स यूज़ कर रही है तो उसकी वजह से बेबी को नुकसान पहुंचेगा। लेटर ऑन लाइफ जब वो बर्थ के बाद उसको सीजर्स हो सकते हैं, एपिलेप्सी डेवलप हो सकती है। और कोई इंजरी हुई है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ या गेस्टेशनल पीरियड के दौरान, उसके बाद हेड के सर पे कोई चोट लगी, हेड ट्रॉमा, ब्रेन की कोई कंडीशन है, कोई बीमारी चल रही है उसकी वजह से, डेवलपमेंटल कंडीशंस की वजह से या डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, यानी कि एपिलेप्सी का इलाज कैसे किया जा सकता है। इसके इलाज के 4 मुख्तलिफ मेथड्स हैं। पहला है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, यानी कि दवाइयाँ ऐसी जिनके ज़रिए पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, एपिलेप्सी को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको हम एईडी कहते हैं। देन हमारे पास है वीएनएस, वेगस नर्व की स्टिमुलेशन और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। थर्ड नंबर पे हमारे पास सर्जरी आ जाती है, और देन डाइट आ जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग हर एक को देखते हैं। मेडिकेशन जो है ना वो मोस्ट कॉमन अप्रोच है एपिलेप्सी को, मिर्गी को ट्रीट करने के लिए। सर्जरी जो है वो हर एक पेशेंट के लिए होती, ये रिकमेंड की जाती है फोकल सीजर्स वाले पेशेंट्स में जिनके अंदर दवाइयाँ असर नहीं कर रही, ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है, और यहाँ या फिर सर्जन को पता चल गया कि ब्रेन के किसी खास पोर्शन में उसकी कोई लीजन है और वो उसको सर्जरी के ज़रिए रिमूव करके पेशेंट को ठीक कर सकता है, उस केस में होगी, ठीक है। डिवाइसेस जैसे कि हम लोगों ने कहा वेगस नर्व की स्टिमुलेशन है, और दूसरा जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन देखी थी, ये वो थेरेपीज़ हैं जिसमें ड्रग्स यूज़ नहीं होती और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप टारगेटेड स्टिमुलेशन सेंड कर सकते हैं। और डाइटरी थेरेपीज़ के अंदर कीटोजेनिक डाइट काफ़ी मशहूर है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए, और मॉडिफाइड एटकिंस वगैरह यूज़ होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एपिलेप्सी की वजह से किसी को डिप्रेशन कैसे हो सकता है। एपिलेप्सी की वजह से साइको सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि किसी की जॉब चली जाती है, अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है, ड्राइविंग में लिमिटेड, लाइफ में बहुत सारी लिमिटेशंस आ सकती है, वो पेशेंट ड्राइव नहीं कर सकता, कोई मशीन यूज़ नहीं कर सकता प्रॉपर्ली, और इसकी वजह से डिप्रेशन होगा ऑब्वियसली। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज़ करते हैं तो या पॉलीफार्मेसी हो जाती है, इसकी वजह से डिप्रेशन होता है। देन एपिलेप्सी की वजह से न्यूरोपैथोलॉजी हो सकती है, ब्रेन के अंदर लीजन्स होती हैं, हिप्पोकैम्पस के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे कि स्क्लेरोसिस या एट्रोफी हो जाती है, और अमिग्डाला का जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा, और न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम जो है उसके अंदर अल्ट्रेशन आती हैं, एचपीए की डिसरेगुलेशन होती है, ये तमाम वो चीज़ें जिसकी वजह से एपिलेप्सी अल्टीमेटली डिप्रेशन करवाती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एपिलेप्सी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अगर हम इख्तियार करें तो पेशेंट जो एपिलेप्सी है उससे बचा जा सकता है, मिर्गी की बीमारी को दूर किया जा सकता है। 4 में से जो एक बंदा है या एक एपिलेप्सी का केस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे? सबसे पहली चीज़ ये कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए प्रॉपर, ताकि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके जो कि एपिलेप्सी कॉज करते हैं। सेकंड नंबर पे पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो और एपिलेप्सी ना हो। थर्ड नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान, डिलीवरी के टाइम पीरियड में जो बर्थ अटेंडेंट है वो काफ़ी ट्रेंड होना चाहिए, अपने प्रोफेशनल होना चाहिए बंदा, ताकि अच्छे तरीके से वो उस प्रोसीजर को परफॉर्म करे, और प्रोसेस नहीं, सॉरी, ये प्रोसीजर था। और ताकि जो हम लोगों ने एक पीछे प्रॉब्लम देखा था कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया हो जाता है जिसकी वजह से लेटर ऑन लाइफ में बेबी को डेवलप हो सकता है एपिलेप्सी, तो वो चीज़ प्रिवेंट हो सके। देन हमारे पास एक चीज़ है कि जब भी आप
राइड करें, स्कूटर या बाइक यूज़ करें तो हेलमेट ज़रूर पहनें ताकि हेड को इंजरी से बचाया जा सके। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप बीमारियों से बच सकते हैं। अब एपिलेप्सी के मैनेजमेंट में ना डूज और डू नॉट्स यानी कि क्या चीज़ें आपने करनी है और क्या नहीं करनी जब एक बंदे को अटैक आया हुआ है और उसको सीजर्स हो रहे हैं। अब क्या चीज़ें करनी है पहले ये देखते हैं। इसके अगर अब जैसे बंदे को किसी पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ा है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा वो बेहोश हो जाते हैं, नीचे गिरते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि उनके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको साइड पे कर देना, कोई ऐसी चीज़ उनके करीब ना हो जिससे वो टकरा के खुद को नुकसान ना पहुंचा लें। सेकंड नंबर पे उनके सर के नीचे कोशिश करना है कोई पिलो रख दें, ठीक है। थर्ड नंबर पे यह है कि उस पेशेंट को साइड लाइन में लिटाना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिटाना, ना सीधा लिटाना है ना उल्टा लिटाना है, साइड लाइन में। अब वो चीज़ें जो हमने नहीं करनी, ड्यूरिंग ए सीज़र पेशेंट को पकड़ने की, उसको दबाने की, उसके सीजर्स को रोकने की, जैसे वो तड़प रहा है उसको रोकने की, बंद करने की, स्टॉप करने की कोशिश नहीं करनी। सेकंड नंबर पे कोई चीज़ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पेशेंट इस तरह सीज़र के दौरान मुंह में पानी डालने की कोशिश करते हैं, बहुत गलत चीज़ है, ये बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। कोई भी चीज़ उसके मुंह में नहीं डालनी। थर्ड नंबर पे सीज़र के दौरान सीपीआर यानी कि जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अब नेचुरल वेज जो एपिलेप्सी को प्रिवेंट करने के लिए और अवॉइड करने के लिए वो है कि ट्रिगर्स को कम कर दे और वेगस नर्व की स्टिमुलेशन और कीटोजेनिक डाइट है। अब हम लोग सीजर्स की फ़र्स्ट एड के बारे में बात करते हैं जो कोई भी आम आदमी दे सकता है। अगर किसी को सीजर का अटैक हो गया और आप इर्द गिर्द मौजूद हैं तो आप क्या कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए। सबसे पहली चीज़, पहला स्टेप ये कि आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। उस पेशेंट को साइड पे लिटाना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में लिटाया हुआ है पेशेंट को, और सीजर्स को टाइम नोट करना स्टार्ट करना है। जैसे मतलब पेशेंट को अभी सीजर स्टार्ट हुआ है तो आपने टाइम नोट करना है कितने मिनट पे उसे हुआ है, जैसे कि 12:10 पे हुआ है, आपने टाइम नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड का दिया हुआ, लेकिन हम किसी के लिए भी यही हर किसी एज के लिए यही एहतियाती तदाबीर कंसीडर करेंगे। पेशेंट के साथ रहना है, उसको पकड़ के रोकने की, सीज़र को दबाने की कोशिश नहीं करनी, और उसके सर के नीचे कोई नरम चीज़, कोई तकिया या कुछ भी नहीं मिलता तो कोई चादर फोल्ड करके उसके सर के नीचे रख दें। उसके मुंह में कोई चीज़ डालने की, पानी डालने की बिल्कुल कोशिश मत करें। और अगर आप, क्योंकि टाइम नोट करने का मैंने स्टार्ट में कहा, टाइम नोट करने का मकसद ये था कि अगर उसका सीज़र 5 मिनट तक ठीक नहीं होता तो फिर आपने एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके बुलाना है और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कीटोजेनिक डाइट की। कीटोजेनिक डाइट का एपिलेप्सी में बहुत अहम रोल है, इसके इलाज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अब इस डाइट के अंदर क्या होता है कि 70% फैट्स होते हैं, 25% प्रोटीन्स हैं और 5% कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है इस डाइट में वो फैट्स की है। फैट्स के अंदर आलमंड्स आ जाते हैं, एवोकाडो, कोकोनट्स, पीनट्स और ऑलिव ऑयल वगैरह, ठीक है, फैट्स वाली जो भी चीज़ें। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में फ़ैट्स रखने हैं, ये तमाम चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स सेकंड नंबर पे हैं जो कि 25% है, जिसमें चिकन आ गया, हर किस्म का गोश्त आ गया, ब्रोकली आ गई, बीन्स आ गए। देन थर्ड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स जो सिर्फ 5% होनी चाहिए, जिसमें ब्रेड और कॉर्न वगैरह ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।